तो देखो ध्यान से, आज मॉडल पेपर का सेट करवा रहे हैं जो फिजिक्स का है और वीवीआई क्वेश्चन है। ये मॉडल सेट के क्वेश्चन का आंसर चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आएगा ही। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिजिक्स का पूरा कोई एक टॉपिक नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पूरा करवाएंगे। ठीक है, जो भी मॉडल सेट 1 में पूछा गया है हम उसको पूरा अच्छा से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वीडियो में ध्यान से बने रहें, सारा के सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का। वो कह रहा है सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों का नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देता है। सूर्य में जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है उसमें 7 रंग हम लोग के जो दिखाई देता है, उसमें जो 7 रंग होते हैं, जो सफ़ेद आकाश, जो सफ़ेद कलर का हमको दिखाई दे रहा है सूर्य का प्रकाश, उसमें 7 कलर होता है। 7 कलर होता है, जानते हैं ना, लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है और नीला होता है, जामुनी होता है, बैगनी होता है। ठीक है, और कुछ है, हो गया 7 वो। ये 7 रंग होता है जिसमें लाल रंग सबसे ऊपर होता है। हम जानते हैं ये प्रिज्म से जब अपवर्तन करते थे तो निकल के 7 रंग में विभक्त होता था, याद आ रहा होगा। ठीक है, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण भी कहते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ण विक्षेपण भी। कुछ ये भी देखते जाना है कि जब प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो अपवर्तन के बाद 7 रंग में बढ़ जाता है, इस घटना को बोलते थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रहे या नहीं ये भी देखते जाना है। ठीक है, 7 रंग में ना ऊपर सबसे लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है, मैंने सबसे ज़्यादा नीचे की ओर झुकता है वो कौन है, बैगनी है ना, बैगनी। और सबसे कम जो झुकता है वो कुछ ये लाल है, मैंने ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर किरण इस तरीक़ा से जाता तो ये पूरा झुक के इधर आ गया और लाल सीधे चला जाता। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नीचे मुड़ने वाला किरण कौन होता है, तो बैगनी होता है। सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य किसका होता है, तो लाल का सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य होता है और सबसे कम होता है बैगनी का। इसी तरीक़ा से जो पराकिरणन होता है सबसे कम लाल रंग का पराकिरणन होता है, सबसे ज़्यादा पराकिरणन होता है बैगनी का। सबसे ज़्यादा विचलन किसको होता है, नहीं पूछा जाता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो देखो किसका हो रहा है, सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी हो रहा है। नहीं, इस तरीक़ा से जाना चाहे था लेकिन चला गया इतना, हम मुड़ गया। सोचो यहाँ से तो जा रहा था इस तरीक़ा से लेकिन मुड़ गया इतना, कितना ज़्यादा विचलित हो गया, बहुत ज़्यादा विचलन होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जामुनी होता है, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 7 कलर नहीं, 7 ही कलर होता है, बताओ नहीं, सूरज में बहुत तरह के किरणें हैं। ठीक है, जिसमें ये 7 किरणें हम लोग को दिखाई देता है, बाकी सब नहीं दिखाई देता। ये आगे वाला और इधर बाद वाला, पीछे वाला, मतलब 7 कलर में। ठीक है, एक होता है इंफ्रारेड रे और एक होता है अल्ट्रा वायलेट रे, नहीं एक उसको बोलते हैं कुछ अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण याद रखना। और एक होता है बैगनी, पारा बैगनी किरण। ठीक है, मतलब कि अवरक्त यानी लाल के पहले वाला जो होगा कि नहीं, बोलो। और एक होता है बैगनी के बाद वाला, बैगनी के, देखो ध्यान से देखो, लाल के पहले वाला बैगनी के हमको दिखाई नहीं देता। सोचो, हमको सिर्फ दिखाई देता है लाल से लेके बैगनी तक, नहीं लाल के पहले वाला भी नहीं दिखाई देता है, बैगनी के बाद वाला नहीं दिखाई देता है, बैगनी के बाद वाला मैंने परा बैगनी नहीं, परा बैगनी बोलेंगे, बैगनी के पार, जो बैगनी के पार कर रहा है वो हम लोग के दिखाई नहीं देगा। इधर भी बहुत सारा किरण होता, ठीक है, जो कि हम लोग आता है लेकिन हम लोग के दिखा नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद देखो यही पारा बैगनी किरण है जो सूरज से आता है तो हमें ओजोन परत उससे बचाता है। नहीं, ये पारा बैगनी किरण अगर आ गया ना सूरज से हमारे पृथ्वी पे तो बहुत बड़ा नुकसान करता, कैंसर वगैरह बीमारी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता। पराबैंगनी किरणें से बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता। देखो हम लोग की देखने के लिए बस ये 7 कलर चाहिए। ठीक है, एक लाल से लेके कहाँ तक, बैगनी तक। इसके अलावा इससे ज़्यादा हम लोग को दिखता ही नहीं। ये पराबैंगनी दिखता नहीं, लेकिन पराबैंगनी हम लोग के नुकसान करता है, बहुत बड़ा नुकसान करता है। ठीक है, इससे कैंसर वगैरह रोग भी होता है। लेकिन जब ये सूरज से निकलता है तो आना तो चाहता है, लेकिन इसको रोक कौन लेता है, ओजोन परत, जो ऊपर में ओजोन मंडल है, नहीं O3 का जो मंडल है वो इसको रोक लेता है, ऊपर ही सोख लेता है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते रहेगा, इसलिए सारा के सारा देखते जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ओजोन हो गया, पराबैंगनी को सोखता है। ठीक है, बाकी इंफ्रारेड इसके पीछे वाला हो गया। ठीक है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता। चलो ठीक है, तो समझ में आया। अवरक्त किरण किसको बोलते हैं, इंफ्रारेड, लाल के पहले वाला,
पराबैंगनी, बैगनी के बाद वाला, ये भी हमको नहीं दिखाई देता, इसके पहले वाला भी नहीं दिखाई देता, तो इसके बीच वाला दिखाई देता है। ये याद रखना है, 2 नंबर में पूछेगा, यही नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ देगा इतना सारा में, ठीक है। तो सारा कुछ देखते जाना, ये नहीं कि बस ये क्वेश्चन है तो वही, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत बार बार पूछता है, लेकिन दिमाग से निकल जाता है कि ये प्रेरण कुछ नहीं, प्रेरण, प्रेरण, प्रेरित करना नहीं, प्रेरण का मतलब वही ना हुआ, प्रेरित होना, कोई चीज़ के लिए प्रेरित हो जाता है नहीं। तो देखो प्रेरण में होता है विद्युत, नाम है जैसा काम है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, प्रेरण। अब ध्यान से देखो, नहीं भी जिसको याद होता होगा वो तो इस नंबर से याद कर लेगा, नहीं करेगा। तो नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबक से हो रहा होगा, चुंबक में थोड़ी ना हो रहा होगा, विद्युत है चुंबक से हो रहा होगा कुछ ही, प्रेरित। मान लो कि ये वायर है, तार है, ठीक है। अभी इसमें कुछ है, कुछ नहीं, नहीं ना, अभी वैसा कोई खास नहीं है, नहीं। अब मान लेते हैं इसमें कुछ प्रेरित होना शुरू हो गया, अपने आप इसमें ना, अपने आप में इसमें कुछ चलना शुरू हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो अपने आप प्रेरित हो गया। बोलो, कोई चीज़ के लिए प्रेरित होना, ठीक है, अचानक शुरुआत होना, उसी को तो बोलते हैं प्रेरित होना, ठीक है। तो मान लो, देखो इधर है, मान लो कि ये वायर है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, विद्युत प्रेरित होता है, ठीक है। और एक चुंबक ले लिए, चलो मान लेते कि ये चुंबक है, ये वायर है। अब चुंबक को अगर वायर के पास ले जाके रखेंगे तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, कुछ होता है नहीं होता। लेकिन अगर चुंबक को वायर के पास आगे पीछे करे, करंट प्रेरित होगा और फिर उसको छुएंगे तो झटका लगेगा। समझ में आ रहा? क्योंकि ये वायर है, किसी को ये लग रहा होगा कि ये चुंबक है, वायर है, चुंबक से वायर में कैसे करंट बहने लगेगा? बोलो, सुनो ध्यान से सुनो। ये मान लो कि ये वायर है और ये कुछ है चुंबक है, तो चुंबक के और वायर के बीच ऐसे गति करे से कौन उसमें करंट बहने लगेगा? ना तो टच कर रहा है, बोलो, ना तो टच कर रहा, बस उसके चारों ओर घुमावेंगे तो उसमें करंट करने से बहने लगेगा। ऐसा कुछ अनुभव हो रहा, चमत्कार यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये होता है। देखो एग्जाम्पल के लिए हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। मान लो कि हम अगर हैं, ठीक है, या कोई लड़का है, सामने एक लड़की है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर वो घूर घूर के देखना शुरू कर दी, ठीक है, बार बार, तो ऐसा नहीं फील होता है कि कुछ प्रेरित होना शुरू हो गया? बोलो, प्रेरित होना शुरू हो गया। और सुनो, हाँ, और अगर गलती से फिर टच कर दी तब क्या होता? देखो झटका लग गया उसका अभी। नहीं, एकदम फेंका जाएगा, एकदम लगेगा कि अब तो एकदम कुछ है नहीं। अब सुनो, तो सुनो, ऐसा ही होता है, शरीर में कुछ है नहीं लेकिन प्रेरित होना शुरू हो जाता है, करंट नहीं। तो ये इसके साथ भी होता है, ठीक है, इसके साथ भी होता है, हर एक चीज़ के साथ होता है, ठीक है, ये घटना, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुछ होता है कि जब चुंबक कॉइल के, बोलो, चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। लेकिन इसको अच्छा से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, जब चुंबक को कुंडली के बीच अपेक्षिक गति होता है। या तो देखो, या तो चुंबक को गति कराओ या तो कुंडली को कराओ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लड़की घूरेगी तभी करंट बनेगा, लड़का भी घूरेगा तो भी करंट बनेगा, नहीं। करंट तो बनना है, दो में कोई घूरे नहीं, तो चुंबक घूरे या कॉइल घूरे, करंट इसमें ही बनेगा। बोलो, अब सुनो, करंट बनता है लड़का में ही, झटका लड़का को ही लगता है, ठीक है। तो वही है, करंट जो बनेगा कॉइल में ही बनेगा। किस में बनेगा? कॉइल में, ठीक है, चुंबक में नहीं। तो इसको कैसे बोलेंगे? बोलो, कोई है बोल के सुनाओ। देखो बोलेंगे ऐसे, सुनो, कि जब चुंबक को और कॉइल के बीच अपेक्षिक गति होता है। अपेक्षिक हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दो में कोई किसी को भी गति करवा सकते हैं, नहीं सुनाई दे रहा? अपेक्षिक हम इसलिए जोड़ना जरूरी है क्योंकि चाहे तो इसको गति कराओ या तो इसको, करंट बन जाएगा। इसलिए हमको बोलना पड़ता कि जब कॉइल और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होता है तो कॉइल में विद्युत धारा प्रेरित होने लगता है, विद्युत धारा प्रेरित होने लगता है। इसी घटना को कुछ बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रहेगा? सब दिन। चलो ठीक है। नाभिकीय संलयन का चीज, चलो नाभिकीय संलयन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाभिकीय संलयन कुछ होता है, सुनो, चलो देखो, जब हम लोग काची करते हैं, देखो, एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय
विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, संलयन, विखंडन और हीरो। सुनो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में या तो अंतर पूछेगा या बोलेगा नाभिकीय विखंडन बताओ या बोलेगा नाभिकीय। इसमें एक को पूछा हम 2-2 3-3 को उससे रिलेटेड सारा बताते जाएंगे। ठीक है, ताकि जरूरी तो नहीं कि वही क्वेश्चन रहा है, नहीं ये भी पूछ सकता, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, नाभिकीय संलयन और विखंडन में कुछ होता, नाभिकीय विखंडन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा नाभिक होगा और ये टूट के 2 गो में बन रहा होगा। टूट के कुछ हो रहा होगा, छोटा छोटा 2 गो बन रहा होगा, बोलो बन रहा होगा ना। और संलयन का मतलब ये हुआ कि 2 गो छोटा छोटा नाभिक होगा और जुट के एगो बड़ा नाभिक बन रहा। सिंपल, न्यूक्लियस छोटा छोटा होगा, ये बड़ा न्यूक्लियस बन रहा। इसमें बड़ा न्यूक्लियस था, छोटा छोटा बन रहा। अब सुनो, इससे कुछ होता है, नाभिक कुछ हो गया, नाभिक देखो नाभिक का तो ये होता है, ये इतना लोल है, अब कुछ चीज़ को बताओ, 10 में चल गया, नाभिक नहीं समझ में आ रहा। नाभिक होता है न्यूक्लियस जो एटम के बीच में ही होता है। एटम के, ये मान लो एटम है, परमाणु है, तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूरता है, ये है नाभिक। ठीक है, अब सुनो, अगर हमको विखंडन करवाना है, कुछ करवाना है, तोड़ना है नाभिक को, कुछ करना तोड़ना है, तो बड़ा नाभिक को ना तोड़ेंगे। सुनो, अगर मान लो बड़ा नाभिक है, ठीक है, तोड़ना है हमको तो बड़ा नाभिक को तोड़ेंगे, और जोड़ना है तो छोटा छोटा को जोड़ेंगे। बड़ा नाभिक जैसे यूरेनियम हो गया, कुछ हो गया यूरेनियम बहुत बड़ा है। ठीक है, उसका नाभिक बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको जब तोड़ते हैं तो 2 गो छोटा छोटा बनता है। ठीक है, तो जब छोटा छोटा बनता है ना, तो टूटते समय बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, बहुत ज़्यादा। जब ये टूट रहा होता है तो इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। कुछ निकलता, ऊर्जा, एनर्जी, मतलब आग निकलता है। ऊर्जा बोले तो कुछ समझना चाहिए, आग। ठीक है, और इसी घटना को कुछ बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे अमेरिका वाला ने जापान पर परमाणु बम गिराया, नहीं, परमाणु बम जो बना होता वो नाभिकीय विखंडन के आधारित पर होता है। कुछ होता परमाणु बम, कुछ होता, समझ में आ रहा? मतलब सोचो, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, अगर नाभिक को तोड़ते हैं तो इतना ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, इतना आग निकलता कि सब जल के उसमें कुछ हो जाएगा, लावा बन जाएगा, नहीं उसमें हड्डी उड्डी नहीं पता चलेगा। तो देखो, तो परमाणु बम किस पे बनाया जाता है? नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता। नाभिकीय संलयन फिर कुछ होता, नाभिकीय संलयन जब 2 गो नाभिक जोड़ते हैं, नाभिक कुछ होता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुटता है और बनता हीलियम। कुछ बनता, जब हाइड्रोजन जुटता है तो कुछ बनता, हीलियम बनता। और जब 2 गो नाभिक जुट के एगो हीलियम बनता तो भी आग निकलता है। कुछ निकलता, देखो ये दोनों जुट रहा, जब जुट के बनता है तो भी बहुत ज़्यादा में ऊर्जा निकलता, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता। ठीक है, सुनो, जुटता है तो भी ऊर्जा निकल रहा, टूटता है नहीं, टूटते समय भी उतना ही और जुटते समय भी। ठीक है, तो टूटता है तो भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है और जुटता है। अब सुनो, होता कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा कब निकलता होगा, सोच के बताओ। टूटते समय कि जुटते समय? टूटते समय। नहीं, सुनो, टूटते समय जो ऊर्जा निकला उससे तो परमाणु बम बना नहीं, लेकिन जुटते समय जो ऊर्जा निकला उससे हाइड्रोजन बम बनता है। कुछ बनता, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। ठीक है, अब सुनो, परमाणु बम बड़ा है कि हाइड्रोजन बम बड़ा है? परमाणु के तुलना में 1000 गुना ज़्यादा मार करता है कौन? हाइड्रोजन बम। समझ में आया कि जापान पे गिरा था परमाणु बम, गलती से गिरता हाइड्रोजन बम तो क्या होता? जापान के साथ भारत भी उसके आसपास वाला। सुने, देखो, परमाणु बम जो है वो एगो शहर को उड़ाया तो हाइड्रोजन बम ऐसा 1000 शहर को उड़ा देगा। नहीं, इतना शक्ति होता है हाइड्रोजन बम के पास। समझ में आ रहा? अगर मान लो इंडिया वाले परमाणु बम गिरा दिया पाकिस्तान पे, ओए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पे गिरा दिया, ठीक है, तो इस्लामाबाद की कहानी ख़त्म। और मान लो हाइड्रोजन बम गिरा दिया तो
पूरा पाकिस्तानी खत्म नहीं, तो वो इतना दम होता है हाइड्रोजन बम में, ठीक है। बोलो हाइड्रोजन बम किससे बनता है? नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन बहुत खतरनाक होता है, इससे ऊर्जा निकलता है जो नहीं। और जो हमारा सूर्य, जो सूरज है, कौन बोलो, जो हमारा सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, आग जो दिखाई दे रहा सूर्य आग के गोला, वो किसके कारण? संलयन नहीं, क्योंकि सूरज जो है वो किससे बना हुआ? हाइड्रोजन से। किससे बना हुआ? तो हो कुछ रहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा और बन कुछ रहा हीलियम, कुछ बन रहा और निकल कुछ रहा आग। तो ऐसा कभी होगा कि एक दिन सारा हाइड्रोजन उसका बन जाएगा हीलियम और पूरा के पूरा आग निकल जाएगा। और जब पूरा हाइड्रोजन बन जाएगा हीलियम, तब क्या होगा? बोलो बोलो। जब पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ जुटने वाला रहेगा? नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा जुटने वाला तो हमारा सूरज की समाप्ति, अंधेरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आग नहीं निकलेगा। नहीं, मतलब सूर्य का भी आयु है, जो आधा आयु निकल गया, आधा आयु बच रहा, ठीक है। सूरज की आयु बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हाइड्रोजन उसके पास है तब तक, जब तक ईंधन है, हाइड्रोजन उसका कुछ है ईंधन, जब तक वो जुड़ रहा है, जल रहा है, हाइड्रोजन खत्म, कहानी तो कब तक खत्म हो जाए देख लो। तो हाइड्रोजन समझ में आया? नाभिकीय संलयन किसको बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलेंगे जब दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। इस घटना को बोलते हैं कुछ नाभिकीय संलयन। इसके आधारित पे कुछ बनाया जाता, हाइड्रोजन बम बनाया जाता, इसी पे सूर्य काम करता है, नाभिकीय संलयन पे। नहीं, उसके बाद नाभिकीय विखंडन, जब एक बड़ा नाभिक टूट के छोटा छोटा बनता है तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और इसी पे आधारित होता है परमाणु बम। और जब टूटता है तो बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है, नहीं, जो कि परमाणु बम बनता है। नाभिकीय विखंडन, बड़ा नाभिक टूट रहा, बड़ा नाभिक विखंडित हो रहा, तो जब बड़ा नाभिक विखंडित होता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता, नहीं, इसी घटना को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन, जब दो को जुट, संलयन माने जुटना, संलयन माने संलयन होना, संलयन कुछ होना बोलते हैं ना। जैसे पढ़ा होगा अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता। अंडाणु और शुक्राणु का, तो अंडाणु मादा से निकलता है, शुक्राणु पुरुष से, और दोनों जाके जुड़ता है, कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं संलयन, कुछ बोलते हैं। तो संलयन का मतलब होता है जुड़ना, कुछ होता है जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ निषेचन भी क्लियर हो गया, नहीं, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। 2 नंबर और बढ़ गया, चलो ठीक है। तो फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम, ठीक है। दक्षिणी हस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हस्त नियम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओए हम लोग जान रहे हैं, अभी तुरंत पीछे पढ़े थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद है ना। उसमें होता ये है कि अगर वायर के सामने चुंबक को गति कराएंगे तो वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे। वायर के सामने अगर चुंबक गति करता है, ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है, ठीक है, होता। अब जरा बताओ, कभी सोचा है? तो बताएं, जखनी सोचना था ये कि अगर चुंबक को गति कराएं, इसमें करंट बह रहा है, तो आखिर करंट बहेगा किधर से किधर? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? चुंबक को अगर गति करवा रहे हैं तो करंट किधर से किधर जाएगा, बनेगा किधर? तो देखो होता ये है, सुनो, इसको बताने वाला था सबसे पहले फ्लेमिंग साहब। कौन? फ्लेमिंग साहब, ठीक है। फ्लेमिंग साहब इनको दिमाग लगा के आप बताएं कि देखो ऐसे तो कन्फ्यूजन रहेगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आखिर करंट जा किधर रहा? नहीं, लाइट जोड़ेंगे बॉल तो बॉल तो जल ही जाएगा, लेकिन बॉल जले से पता कुछ ही चलेगा कि करंट इधर से जा रहा है कि उधर से जा रहा नहीं। तो देखो वो बताएं कुछ ही फ्लेमिंग साहब कि देखो एक काम करना, अपना दायां हाथ निकालना है, दायां हाथ को ना 3 अंगुली को लंबवत फैला लेना, तीनों अंगुली फैला लिए लंबवत, इस तरीक़ा से लंबवत तीनों अंगुली को फैला लेना। 3 अंगुली में इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, ठीक है। तो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों को लंबवत फैला लेना है, ठीक है। जब तीनों का लंबवत फैलाएंगे तो होगा कुछ, ये जो है ना, ये जो होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होना चाहिए, तर्जनी जो होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होना चाहिए, और ये जो अंगूठा होना चाहिए वो गति के दिशा होना चाहिए, जिस तरफ गति कर रहा है। तो ये जो तर्जनी, ये जो मध्यमा दिखावेगा ना, वही होगा करंट के
दिशा। जैसे मान लो कि ये चुंबक है, ठीक है, और ये चुंबक में इधर नॉर्थ है, इधर और इधर साउथ था, तो नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा, तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा, आगे की ओर जा रहा, ठीक है। और गति हम मान लो, जैसे देखो चुंबकीय क्षेत्र आगे की जा रहा है, ठीक है, और गति हम मान लो ऊपर करवा रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे ले लिए वायर, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर जा रहा और गति हम कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो जो करंट बहेगा इधर बहेगा। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखो, चुंबकीय क्षेत्र मान लो उधर जा रहा, चुंबक की गति किधर हो रहा, इधर हो रहा, तो करंट जाएगा ऊपर। जैसे मान लो देखो ये चुंबक है, चुंबक है, चुंबक में ये नॉर्थ पोल है, तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर जा रहा, चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा, आगे की ओर, और गति हम इधर गति ऐसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब कि ये चुंबक को इधर की ओर ले जा रहे हैं, तो करंट इसमें ऊपर की ओर बनेगा। देखो ध्यान से, देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, और ये कुछ है बल की दिशा, कुछ है बल की दिशा, तो इसको इधर करो, चुंबकीय क्षेत्र आगे जा रहा और ये जो गति हो रहा है ना इधर की ओर जा रहा है गति, तो जो करंट बहेगा ऊपर की ओर बहेगा। और अगर गति इधर की ओर कराएंगे तो करंट बहेगा नीचे की ओर। मतलब ये अगर चुंबक है, ये वायर है, इसको गति अगर आगे ले जाएंगे, इसको अगर आगे ले जाएंगे तो करंट ऊपर जाएगा, और अगर पीछे लाएंगे तो करंट नीचे जाएगा। समझ में आ रहा? आप समझ में आया कि अगर इसको गति अगर ऐसे घुराते हैं, ऐसे नहीं घुराते हैं, तो जब ऐसे घुराएंगे तो देखो आगे की ओर जा रहा, आगे की ओर जा रहा, तो करंट इसमें ऊपर की ओर बनेगा, और जब पीछे की ओर घुराएंगे तो करंट नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, कब? जब इधर नॉर्थ पोल रहेगा तब। अगर इधर साउथ पोल रहा तो उलट जाएगा, क्योंकि उल्टा चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो उल्टा काम करने लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा? फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम कुछ होता, वो बोला कि अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुली को परस्पर लंबवत फैलाएं, इस प्रकार कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए और अंगूठा बल की दिशा दर्शाए। तो ये जो मध्यमा होता वो विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। इससे पता चल जाएगा कि विद्युत धारा किधर है। जैसे हम पूछेंगे कि बताओ ये चुंबक है और इस चुंबक में इस तरीक़े से गति करवा रहे हैं, इस तरीक़े से चारों ओर घुरवा रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको आगे की ओर ले जा रहे हैं, आगे की ओर, ठीक है, ठीक है, या फिर मान लो ये वायर है और इसको ना इसको ऊपर की ओर गति करवा रहे हैं, ऊपर की ओर, ठीक है। बताओ इसमें करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? करंट बहेगा। अब किधर की ओर बहेगा बताओ? तो फ्लेमिंग के दाहिना हाथ लगाएंगे, दाहिना हाथ लगाते हैं। देखो चुंबक ऊपर जा रहा और चुंबकीय क्षेत्र आगे जा रहा, करंट देखते हैं। देखो इस तरीके से फैलाना, चुंबक ऊपर जा रहा है, अंगूठा ऊपर जा रहा, चुंबकीय क्षेत्र आगे जा रहा, करंट किधर जा रहा? ये वाला करंट बताता है, ये वाला करंट किधर बताएगा? ये वाला। तो इधर जा रहा है, नहीं दिशा इधर है, मतलब कि करंट इधर से बनेगा और इधर अपने आप इधर से निकलेगा और इधर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो है उपग्रह और ग्रह। उपग्रह और ग्रह, नहीं किसी के ऊपर ग्रह टेक ले रहा है, यहाँ भी टेका हुआ है, हम जान रहे एक आध को सटाएगा जबरदस्त। तो ग्रह कुछ होता जो चारों ओर चक्कर लगा घूरता चक्कर लगाता, चारों ओर घूरना शुरू कर दिया, समझो तुमको ऊपर ग्रह आ गया। कोई ग्रह नहीं आ सकता। जैसे सुनो, जो देखो ग्रह जो होता है सो जैसे बताओ जो सूर्य के चारों ओर घूरता है उसको ग्रह बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर घूरने वाला को। जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूर रहा, नहीं सूरज के चारों ओर मंगल घूर रहा, सूरज के चारों ओर शनि घूर रहा, सूरज के चारों ओर शुक्र घूर रहा। तो इसीलिए शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी ग्रह सब घूर रहा, सब कुछ कर रहा। तो जो सूर्य के चारों ओर घूरता है उसको बोलते हैं ग्रह, बोलते हैं ना, सूर्य के चारों ओर घूर रहा। नहीं, लेकिन उपग्रह किसको बोलते हैं? जो ग्रहवा के चारों ओर घूर रहा। नहीं, जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूर रहा, पृथ्वी सूरज के ग्रह हो गया, और पृथ्वियों के चारों ओर एगो कौन घूर रहा? चांद। चांद देखो पृथ्वी के चारों ओर मनुष्य का तो घूर रहा। 10 में चला गया है अभी तक। बताओ पृथ्वी के चारों ओर मनुष्य घूर रहा है और सूरज के चारों ओर आदित्य बाबू। तो देखो पृथ्वी के चारों ओर घूरने वाला को उपग्रह बोलेंगे, पृथ्वी नहीं ग्रह के चारों ओर। कुछ बोलेंगे, सुनो, ग्रह के चारों ओर घूरने वाले को उपग्रह और सूरज के चारों ओर घूरने वाले को ग्रह। तो सूरज के चारों ओर ये सब घूरता है, इसको ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और ग्रह जैसे में पृथ्वी के चारों ओर घूरता है चंद्रमा, तो चंद्रमा कुछ हो गया, पृथ्वी का उपग्रह हो गया। ठीक है, तो उपग्रह और ग्रह ये कोई बहुत बड़ा लेंस है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। बताओ उत्तल लेंस अवतल लेंस।
उत्तल माने उठल। ठीक तो है। चलो देखो, अंधेरे में वीडियो बना रहे हैं, सोचो, लेकिन बनाना जुनून है, बनाएंगे। तुम लोग के पढ़ना जुनून है, पढ़ना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। दिखाई दे रहा है बहुत काफ़ी। चलो, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल मतलब जो उठल होता है, नहीं, अब ऐसे नहीं बोल पा रहा है तो बोलो ऐसा कि मोट बीच वाला जो होता है, बीच वाला वो किनारे के अपेक्षा मोटा होता है, नहीं, बीच वाला जो होता है किनारे के अपेक्षा मोटा होता है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में बीच वाला जो होता है किनारे के अपेक्षा पतला होता है, तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसमें बीच में किनारे से मोटा होता है उत्तल हो जाएगा, और वैसा लेंस जिसमें बीच में किनारे से पतला होता है अवतल लेंस हो जाता है, ठीक है। और कुछ बोल सकते हैं इसमें। उत्तल लेंस का जो अभिसारी लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लेंस में देखो जितना भी किरण जा रहा है ना वो एक ही बिंदु पर अभिसरित हो रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिलता है, तो उसको अभिसारी बोलते हैं। इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस में देखो कुछ हो रहा है, ये दूर दूर भाग रहा है, इसका फैल रहा है, ठीक है, तो जो फैलता है उसको अपसारी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ फैल रहा है इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। दो तो अंतर ही पूछ रहा, और ये बीच में मोटा होता है, बीच में पतला होता है, खत्म, याद हो गया। उत्तल बीच में मोटा, अवतल बीच में पतला। उत्तल को अभिसारी बोलते हैं, अवतल को अपसारी बोलते हैं, खत्म। दो अंतर था सिंपल वाला, ठीक है। बाकी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आपकी समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, आपकी समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।